हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप सबको सीटेट क्लियर करना है तो आप सबको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग को पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी की क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईवीएस को पूरी तरह से कवर किया था। अब हम लोग उसी के ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 दिसंबर 2019 के पेपर को देखेंगे, और इसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन के टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है 29 नवंबर 2019 को एक ट्रेन से सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 19:45 पे चली और पहुंची कब? 1 दिसंबर 11:45 पे। कहाँ पहुंची? नागरकोइल। कहाँ से चली थी? सूरत से चली थी। यहाँ पे दिया है, यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी कितना है? 2120 किलोमीटर। कितना है? 2120 किलोमीटर। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, तो आपसे क्या पूछा है? औसत चाल पूछा है। यहाँ आपका दूरी दिया है, अगर हमको समय पता चल जाए तो हम क्या औसत चाल निकाल सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग समय निकाल। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपकी ट्रेन कब चली थी? 29 नवंबर को ट्रेन चली थी। टाइम कितने बजे? 19:45 पे। और पहुंची कब? 1 दिसंबर 11:45। तो 29 नवंबर को चली और 30 फिर 1, तो 29 को चली थी 19:45 पे आपकी ट्रेन। दोस्तों, जो ट्रेन थी वो 29 नवंबर को कितने बजे चली थी? 19:45 पे। और पहुंची कब थी? 1 दिसंबर 11:45। ट्रेन चली थी 29 नवंबर को और पहुंची कब? 1 दिसंबर को। कब पहुंची? 1 दिसंबर को। तो 29 को चली थी 19:45। तो यानी 30 को भी आपका 19:45। यहाँ कितना? यहाँ टोटल 24 घंटे आपके बचते हैं। फिर आपका 1 दिसंबर को पहुंच रही है कब? 11:45। अब हम लोग 19:45 और 11:45 के बीच की जो टाइम है घंटे, उसको जोड़ लेते हैं। तो 19 से आपका हो गया 20, 21, 22, 23 और आपका 24:45। इसके बाद आपका 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाएगा। तो ये 1 2 3 जाके कहाँ तक जाएगा? 11:45 तक जाएगा। तो हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। और यहाँ पे कितना है? 11 घंटे। तो 11 और 5 आपका कितना हो गया? 16 घंटे। और यहाँ पे कितना है टोटल? और यहाँ पे आपका 24 घंटे था, जो 30 नवंबर वाला दिन था, और ये 16 घंटे। तो आपका ये टोटल कितना हो रहा है? 40 घंटे। तो हम लोग का टाइम क्या निकल गया? टाइम निकला आपका 40 घंटे। टाइम आपका क्या आया? टाइम आया आपका 40 घंटे। और आपका दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया है आपका? 2120 किलोमीटर। कितना दिया? 2120 किलोमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है? चाल निकालना है। चाल बराबर आपका क्या होता है? चाल बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। आपका दूरी कितना है? 2120 किलोमीटर है। और आपका ये किलोमीटर, और आपका टाइम कितना है? 40 घंटे। अब आप इसको काट देंगे तो ये 53 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 53 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा आपका, और यही आपका आंसर है। तो आपका ट्रेन की चाल कितना है? ट्रेन की चाल आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे देखिए आंसर क्या है? 53 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर कौन है? ये इसको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग देखिए ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। सुनीता विलियम्स दिया है, बछेंद्री पाल दिया है, सूर्यमणि दिया है, और आपका कर्णम मल्लेश्वरी दिया है। तो आपके वेट लिफ्टर कौन है? तो वेट लिफ्टर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, तो वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। आपका चौथा आंसर यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है?
नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला क्या है? चुकंदर, आलू और अदरक। तो ये भी देखिए अदरक में तना पाया जाता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, इसमें जड़ नहीं पाया जाता। दूसरा क्या है? गाजर, हल्दी और अदरक। तो हल्दी और अदरक में भी आपका तना पाया जाता है, यहाँ ये भी गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पे शकरकंद, मूली और हल्दी, यहाँ पे हल्दी है तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा क्या बचा? गाजर, चुकंदर और मूली। तो इन तीनों में क्या पाया जाता है? जड़ पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा, गाजर, चुकंदर और मूली, इन तीनों में जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है? आप लोग आंसर पढ़ करके दे सकते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए जो नेपेंथिस पेड़ था उसके बारे में आया है। तो नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। इसके विषय में जो नीचे कथन दिए गए इसमें से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका यह है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत में के मेघालय में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। जो नेपेंथिस पौधा है वह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये भी बिल्कुल राइट है कि इसका आकार कैसा होता है? घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है। तीसरा क्या है? यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यहाँ देखिए क्या दिया है? केवल। ये चूहों को भी तो फंसाता है, चूहों को भी। तो ये क्या हो गया आपका? गलत। अब चौथा क्या दिया? यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। मोहक आवाज कहाँ निकालता है? ये तो सुगंध निकालता है ना, तो उसी की खुशबू को सूंघकर सब लोग वहाँ पे जाते थे, कीड़े मकोड़े और चूहे। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका कौन सा सही है? ए और बी। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपका ए और बी देखिए यहाँ पे दिया है, केवल ए और बी, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है? मतलब जो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी वो कहाँ से शुरू की थी? वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कहाँ से शुरू की थी? साबरमती, अहमदाबाद से। तो कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? मतलब जो हम लोग को तेज बुखार होता है उसका जो उपचार होता है वो सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है क्या है आपका? मलेरिया है। मलेरिया का जो उपचार होता था वो पहले सिकोना पेड़ की छाल से ही किया जाता था। तो यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पे देखिए किसी डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है। मतलब कोई डॉक्टर है जिसका घर कहाँ पे स्थित है, यानी यहाँ पे एक्स है, एक्स पे स्थित है। और डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूरब में 600 मीटर की दूरी पे है। डॉक्टर जो है सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? ए पे जाते हैं जो यक्स से ठीक पूरब में है। तो कितना जाते हैं? 600 मीटर पे जाते हैं। फिर ये देखिए, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। फिर कहाँ पे जाते हैं? वो बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में। दक्षिण किधर है आपका? इधर। कितना जाते हैं? 450 किलोमीटर आपका जाते हैं, 450 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। बी के ठीक पश्चिम में सी पर जाते हैं, वो भी कितना जाते हैं? 120 मीटर, 120 मीटर जाते हैं। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। मतलब अंत में वो वाई पे पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में। तो सी का उत्तर किधर है? इधर। तो उत्तर में है, वो भी कितना जाते हैं? 90 मीटर आपका जाते हैं, 90 मीटर। तो ये आप वाई पे ये पहुंच गए। अब पूछ रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर की सही दिशा क्या है? तो देखिए क्या है, उत्तर और पश्चिम। क्या है सही दिशा जो है डॉक्टर के घर की अस्पताल से? क्या है? उत्तर और पश्चिम। पहले किधर गया? पहले वो अपने घर से निकले और पूरब की दिशा में गए 600 मीटर। फिर पूरब से वो कहाँ गए? दक्षिण गए। फिर कहाँ गए? दक्षिण से पश्चिम गए। फिर पश्चिम से
जब वो उत्तर गए तो उनका अस्पताल आ गया। पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा किधर है, तो डॉक्टर के घर की दिशा किधर है, उत्तर और पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये बी वाला, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, जहाँ पे झूम खेती बहुत होती है। तो झूम खेती कहाँ आपकी होती है, मिजोरम में। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगर आप लोग को मैप अच्छे से आता होगा भारत का, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसलिए आप लोग को मैप वाले क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन में एक जरूर ये मैप वाला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राज्य किस राज्य के निकटवर्ती है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के आसपास देखिए कौन कौन से राज्य है। तो आपका आंध्र प्रदेश है, आपका कर्नाटक है और केरल है। तो तमिलनाडु के आसपास क्या है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये देखते हैं हम लोग ऑप्शन में मिलता है कि नहीं। तो ऑप्शन में देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा। तो उड़ीसा और नहीं है हम लोग का, तो ये गलत हो गया। केरल तो है, आंध्र प्रदेश भी है, तो महाराष्ट्र नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। फिर याद है कर्नाटक तो है, छत्तीसगढ़ नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच क्या रहा है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य नहीं होता। ये नहीं वाला बहुत ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन क्या है आपका, विशेषतः, पहला ऑप्शन है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ये तो बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये तो दूसरा देखते हैं। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे अगर करके सीखते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आता है। तो ये भी आपका राइट आंसर है। जैसे वर्गीकरण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा समझ आता है। तो ये भी आपका राइट है। अब तीसरा ऑप्शन आप क्या है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच बच्चों को संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। यहाँ पे मतलब बोल रहा है जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक है वो पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये पर्यावरण शिक्षण के अंदर आता है। तो ये भी आपका राइट है। अब नेक्स्ट क्या है, पर्यावरणीय, चौथा क्या है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना। तो ये पर्यावरण शिक्षण के अंदर नहीं आता है, ये इसका उद्देश्य नहीं है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशल को विकास करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। यही आपका राइट आंसर है चौथा। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है पर्यावरण अध्ययन जो संकलित करता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को तो करता है, साथ ही साथ और भी कुछ करता है। तो हम लोग आगे भी ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो ये पर्यावरण शिक्षा को भी करता है। और भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं पहले आगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। और चौथा है आपका पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों को। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या दिया है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणा और मुद्दे को। तो ये सबसे सही उत्तर है, सबसे मतलब संकलित उत्तर है ये। कक्षा 3 और से 5 तक के जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है वो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणा और मुद्दों को सब एक में संकलित करता है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा, दूसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। मतलब पर्यावरण के अध्ययन में क्या संदर्भ में सही है, तो वो देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कक्षा 3 से शुरू होता है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो आपका 1 और 2 में आपका पर्यावरण अध्ययन नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो पर्यावरण अध्ययन है वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो तीसरा ऑप्शन है आपका कक्षा 2, 3 और 4, तो आपका 2 में भी नहीं पढ़ाया जाता है। कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित देते, ये बिल्कुल गलत है। और ये है लास्ट वाला, 1 और 2 यहाँ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो आपका ये जो बचता है कि कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित, जो भाषाएं पढ़ाई जाती है और गणित के माध्यम से क्या पढ़ाया जाता है, गणित के माध्यम से और भाषा के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान कराया जाता है। तो आपका ये राइट आंसर होता है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, जो बच्चे हैं उनको मतलब पर्यावरण अध्ययन ये कहता है कि सीखने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए। इंगित क्या करता है, पहला, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। बिल्कुल नहीं, बच्चे को कभी भी याद करके नहीं सिखाया जा सकता। जब बच्चे करके सीखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ये भी नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, जहाँ भी बाल केंद्रित आ गया वो आपका बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आपका ये राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं है। हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है या कोई भी शिक्षा वो बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो आपके प्रकरण कितने हैं, तो आपके प्रकरण कितने हैं, टोटल 6 हैं। 6 प्रकरण में आपका कौन कौन सा आता है, आपका जो 6 प्रकरण, उसमें पहला आपका आता है परिवार और मित्र, जो आपका यहाँ दिया है। दूसरा आता है भोजन, और तीसरा आता है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और चौथा आपका घर है, पांचवा आपका पानी है, और छठवां आपका यात्रा है। तो टोटल 6 प्रकरण हैं आपके। और इस 6 प्रकरण में जो ये जानवर है इसके अंदर आते हैं। तो ये आपका, ये क्या है आपका उप प्रकरण। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जानवर। उप प्रकरण आपका क्या है, जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं उनके लिए क्या वांछनीय गतिविधि है। पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो हमारे कक्षाओं में कई मतलब संस्कृत समाज के बच्चे आते हैं, तो अगर जो टीचर है उनको विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को अगर अच्छे से संबोधित कर रहा है तो ये बहुत अच्छी गतिविधि है उनके शिक्षक की। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, पहला। और भी हम लोग आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। और ये है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा तो केवल वाले क्वेश्चन लगभग गलत ही होते हैं। इन सब में जो सबसे स्पष्ट है वो कौन सा है, पहला वाला, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगर टीचर बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित कर रहा है तो ये उसका सबसे बड़ा गुण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। मतलब निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन। पहला है बच्चों को सक्रिय भाग लेना। तो ये तो बिल्कुल सही है, बच्चों को सक्रिय भाग लेना चाहिए किसी भी कंपटीशन में, तो पहला राइट है। दूसरा है बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों के समुदाय के सदस्य जो होते हैं वो भी बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरा है, ये भी सही है, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण जो अध्ययन है उसकी पाठ्य पुस्तकें भी बच्चों के ज्ञान की रचना को बढ़ाते हैं। और चौथा क्या है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में व्याख्या और परिभाषा दी जाती है वो बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका बहुत नहीं निभाते हैं। तो बच्चों का अगर सक्रिय भाग लेते हैं और बच्चों के समुदाय के जो सदस्य होते हैं और उनकी पाठ्य पुस्तकें, ये बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती हैं बच्चों के ज्ञान की रचना में। तो ऑप्शन आपका ए बी सी सही होगा। तो कौन सा है आपका, ये पहला वाला ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण सीखने में कौन से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला वृत्तांत है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कहानी है, ये भी बिल्कुल सही है। कहानियों से जोड़ा जाता है, वृत्तांत से जोड़ा जाता है बच्चों को, कहानियाँ सुनाकर पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो बच्चे इससे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। और तीसरा है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। और चौथा है आपका, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो सी और डी उतना नहीं उपयुक्त है जितना आपका ए और बी उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन होगा ए और बी, ये केवल ए और बी ये राइट होगा। क्योंकि कहानी और वृत्तांत के द्वारा बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के बारे में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। अगर आप पर्यावरण के शिक्षक हैं तो बच्चों को अगर जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही है, बच्चे अवलोकन करेंगे। तीसरा है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बी सी आपका तीनों राइट है, ये ए बी सी तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें शिल्पकला और चित्रकला के समूह को करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, शिक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, ये बिल्कुल नहीं। दूसरा है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर चौथा है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने की सहायता करता है, समय पर पूरा करने की सहायता नहीं करता। तो बच्चे अगर समूह में सीखते हैं तो अपने सहपाठियों से प्रोत्साहित होते हैं और उनके अंदर सामाजिक अंतःक्रिया बनती है। तो आपका बी और सी बिल्कुल सही है, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो क्या ऑप्शन है आपका, परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन को सीखने में प्रभावशाली तरीके हैं, मतलब संसाधन है, ये भी बिल्कुल सही है। समुदाय के सदस्य भी बिल्कुल सही है। समाचार पत्र के माध्यम से भी हम लोग सीख सकते हैं। और कक्षा भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कक्षा उतना नहीं है। देखते हैं हम लोग सबसे उपयुक्त क्या, अगर चारों ऑप्शन दिया तो चारों सही होगा, लेकिन यहाँ चारों दिया नहीं है। तो ए बी और सी तो बिल्कुल सही है आपका, तो ए बी सी ही यहाँ पे होगा। क्योंकि यहाँ जो डी दिया है तो केवल डी दिया है, और यहाँ पे जब डी दिया है तो सी के साथ दिया है, पूरा नहीं दिया है, इसलिए आपका सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो ए बी सी है। मतलब परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र ये पर्यावरण अध्ययन को सीखने के सबसे प्रभावशाली संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन में कौन सा सिद्धांत है जो उसका अनुसरण करता है। तो वैश्विक से स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक होता है, और ये मूर्त से अमूर्त होता है, ना कि अमूर्त से मूर्त। तो ये दोनों गलत है। अज्ञात से ज्ञात, ये भी गलत है, ज्ञात से अज्ञात होता था। आपका ये राइट आंसर क्या है, ज्ञात से अज्ञात, ये आपका सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। चौथा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन में वो होता है जो क्लास में पढ़ाया जाए और तुरंत ही उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो क्या होगा आपका, साधन नहीं है, मतलब यहाँ पूछा है कौन सा साधन नहीं है। तो आपका पोर्टफोलियो ये राइट है, ये भी सही है। कर्म निर्धारण मापनी, वर्ण अभिलेखन,
और चौथा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण होता है साल में एक बार, और ये रचनात्मक आकलन आपका क्या होता है, जब जो चीज़ पढ़ाया जाए उसी के बारे में तुरंत पूछ लिया जाता है, तो वो रचनात्मक आकलन होता है। तो रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि यह साल में एक बार होता है। तो चौथा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। मतलब पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में किसको दूर करना चाहिए। तो बच्चों, पहले आपसे देख ले, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। बच्चे जो उत्तर देते हैं उसको सही और गलत में जल्दी नहीं आंकना चाहिए। तो यही जो होता है वो बच्चों को आकलन को दूर करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। तो ये आपका राइट होगा, 84 का पहला। आगे देखने की बहुत ज़रूरत ही नहीं। आगे क्वेश्चन देते हैं, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। कक्षा 5 की एक शिक्षक है जो क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियां के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, मतलब बच्चों को इससे क्या सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। और हम लोग दूसरा देखते हैं, बच्चों को अपने अनुभव का साझा करने को प्रेरित करती है। फिर तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। और चौथा है आपका, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने। तो ये तो बिल्कुल नहीं घर से करने। अगर बच्चे क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं, अपने अनुभव को एक दूसरे को बताते हैं और उस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो इससे उपयुक्त कोई आंसर नहीं है। तो इससे बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है, अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा परिचर्चा करना। तो ये तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। नीचे को सूची दी गई उस पर विचार करिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो आपका जो कछुआ है ये भी पानी में रहता है, घड़ियाल भी के आसपास पानी रहता है, बत्तख भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में, बचता क्या है, कौवा। तो कौवा आपका उड़ता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये दूसरों से भिन्न है। अब हम लोग को कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, पका हुआ सांप खाते हैं। तो पहले का 5वां सही है। केरल के लोग क्या खाते हैं, किसी भी करी के साथ क्या खाते हैं, टेपियोका खाते हैं। और कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, सरसों से के बनी मछली खाते हैं, सरसों से तली हुई मछली खाते हैं। बचता है आपका गोवा। पहले इन तीनों को हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो पहले का 5वां आपका तीनों ऑप्शन में सही है। और आपका दूसरे का कौन सा सही है, दूसरे का पहला, तो ये वाला आपका राइट होगा, सेकंड ऑप्शन। तो आपका गोवा का क्या होगा, गोवा का आपका तीसरा, मतलब गोवा का तीसरा होगा, मतलब नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली खाते हैं ये लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। झटके से अपनी गर्दन को पीछे कौन करता है, मैना करता है। कौन करता है, मैना करता है। और जो उल्लू है ये रात में इसको जो वस्तुएं होती है वो काले और सफ़ेद के रूप में दिखाई देती है, लेकिन झटके के साथ यहाँ पूछा है पीछे कौन करता है गर्दन, तो वो है मैना। तो राइट आंसर आपका मैना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। जो घरों के बारे में कुछ विवरण दिया गया है उस पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की में होती हैं। क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग क्या घर कैसे बनाते हैं, मिट्टी का बनाते हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये पता नहीं है। अब तीसरा देख लेते हैं, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। और ऊपर के मंजिल पे खुद रहते हैं और नीचे जानवरों को रखते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, पत्थर के। तो आपका ए और सी बिल्कुल सही है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के जो विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। पहला क्या है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं,
बिल्कुल सही है। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। दूसरा क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम नहीं, यहाँ 100 किलोग्राम पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है एक बड़ा हाथी, तो ये गलत है आपका। तीसरा, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, जिससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका बस बी गलत है और ए सी डी सब सही है, ए सी डी। तो ये देखिए सी डी ए, यही आपका बिल्कुल सही है, सी डी ए। दोस्तों आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया। कल हम इन लोग इसी तरह प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने स्टडी मटेरियल ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।